एवरीवन। तो टीपीएम की सीरीज़ में ये हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप क्या होती है। ये रहा हमारा सिलेबस। इसमें टीपीएम प्रिंसिपल में सबसे पहला टॉपिक ही है लीडरशिप। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशंस से स्टार्ट करते हैं। तो एम चेमर्स के हिसाब से द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन कैन enlist the aid and support of other in an accomplishment of a common task। किसी एक कॉमन टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए एक आदमी अगर कई लोगों को इन्फ्लुएंस करके उस काम को कराता है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है लीडरशिप। एलन कीथ के हिसाब से क्या देख लेते हैं हम। लीडरशिप इज अल्टीमेटली अबाउट क्रिएटिंग अ वे फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट टू मेक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन। ये बात लगभग सेम ही है। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन करने के लिए कोई आदमी अगर कुछ लोगों को कन्वे करता है कि तुम कंट्रीब्यूट करो उसमें और उसके लिए अल्टीमेट काम करता है तो ये कहलाती है लीडरशिप। अब बात करते हैं हम कि लीडरशिप के फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो लीडरशिप मेनली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। तो ये 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोअर, फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन और चौथा सिचुएशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीडर की क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो यू मस्ट हैव एन ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर। तो सबसे पहले लीडर को पता होना चाहिए कि वो कौन है। व्हाट यू नो एंड व्हाट यू कैन डू। वो क्या जानता है और वो क्या कर सकता है। टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू कन्वीनियंस योर फॉलोअर नॉट योर सुपीरियर्स। अगर आपको लीडर बनना है तो आपके लिए अपने फॉलोअर्स जो हैं उनको कन्वे करना होगा, अपने सुपीरियर्स को कन्वे नहीं करना होगा। तो इसके लिए आपको इस लायक बनना होगा, यानी दैट यू आर वर्दी टू बीइंग फॉलोड। आपको इस लायक बनना होगा कि आपके फॉलोअर्स आपको फॉलो करें। तो ये तो हो गया हमारे लीडर। अब दूसरी बात आती है फॉलोअर की। फॉलोअर क्या होता है? यू मस्ट नो योर पीपल। वो अपने लोगों को जरूर जानना चाहिए कि किस लोगों के बीच वो काम करता है। द फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट इज हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर सच एज नीड, इमोशन एंड मोटिवेशन। तो एट लीस्ट उसे उसकी नीड्स की, इमोशंस की और मोटिवेशन इन पे वो बेस्ड होता है और इनकी फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट उसे पता होनी ही चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज लीडिंग। तो इस मतलब कम्युनिकेशन में सबसे मेन फैक्टर और लीडरशिप में जो रखता है वो कौन रखता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं। तो क्योंकि जब आप कोई एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपनी कम्युनिटी को, मतलब अपने फॉलोअर्स के लिए, तो वो उस एग्जाम्पल को देख के मोटिवेट होते हैं, वो आपको देख के सीखते हैं। तो आप अगर कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं तो आपको अलग से कुछ कहने के लिए, मतलब अलग से कहने की जरूरत नहीं होती है। वो उसी को देख के वो उनमें मोटिवेशन आता है और वो उस काम को करने को लालायित होते हैं, वो करना चाहते हैं उसे। तो हमें एग्जाम्पल सेट करने होंगे, मतलब लीडर को फॉलोअर्स के लिए एग्जाम्पल सेट करने होंगे और उसे बताना भी पड़ेगा कि किसी भी काम को कैसे परफॉर्म करना है और उसके लिए उसमें इच्छा पैदा करनी होगी। ठीक है। देखो, बैड कम्युनिकेशन हार्म द रिलेशन बिटवीन लीडर एंड एम्प्लॉय। ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि बैड कम्युनिकेशन किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब चौथी बात आती है सिचुएशन। सिचुएशन मतलब आपको जजमेंट डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी लीडरशिप स्टाइल का आप इस्तेमाल करेंगे। लीडरशिप स्टाइल अभी मैं बताऊंगा आगे आपको कि क्या होता है, और हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग लीडरशिप स्टाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप की। ठीक है। ये एक यूएस आर्मी हैंडबुक थी, उसका डाटा है। तो मेनली 3 तरह की लीडरशिप होती है। एक होती है अथॉरिटेरियन या फिर ऑटोक्रेटिक बोलते हैं इसे।
दूसरी होती है पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक बोलते हैं इसे। तीसरी होती है डेलीगेटिव या फिर फ्री रीजन कहते हैं इसे। देखो, और जो परफेक्ट लीडर होता है वो क्या होता है, उसमें ऑटोक्रेटिक, डेलीगेटिव और पार्टिसिपेटिव, इन तीनों के लक्षण होते हैं। तो ये बीच का जो कॉमन वेन डायग्राम होता है ये दर्शाता है हमारा परफेक्ट लीडर को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक क्या होता है। ऑटोक्रेटिक लीडर एक इस टाइप का लीडर होता है जो सारी की सारी पावर अपने पास रखता है। वो लोगों को डर के बेस पे काम कराता है। जैसे कि आप हिटलर को देख लीजिए। हिटलर एक ऑटोक्रेटिक लीडर है। उसने जो कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानते हो तो वो आपको फिनिश कर देगा। तो ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, ये है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। या फिर ऐसा देख लीजिए, आपका एक ऑफिस है, उसमें एक किसी एम्प्लॉय से कोई बॉस सारा काम कराता है, सारे एम्प्लॉय से काम कराता है, लेकिन जो उसका क्रेडिट है, मतलब अपने सीनियर को जो दिखाता है वो दिखाता है कि सारा काम मैंने किया है, मतलब काम तो सब उससे कराया और सारा क्रेडिट अपने आप ले लिया। तो इसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है कि वो लीडर जो है वो लोगों से सजेशंस लेगा, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मतलब किसी भी तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ाएगा और उनकी भी बात को अहमियत देता है। जो वो स्टाइल या फिर वो लीडर कहलाता है डेमोक्रेटिक लीडर। अब तीसरा इसमें आता है लेजिस्फेयर या फिर फ्री स्टाइल लीडर। इसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी ही की लीडर है, हालांकि उसके पास पावर होती है, लेकिन वो कुछ लोगों को उसने काम दे दिए कि अपने अपने हिसाब से काम कर दो। उसमें वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, हालांकि अल्टीमेटली वो उत्तरदायी वही रहता है और जब उसे ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा तब वो उनसे रिपोर्ट मांगता है, लेकिन फिर भी बीच में वो कोई इंटरफेयर नहीं करता है। नॉर्मली ये डेलीगेटिव स्टाइल यूज होता नहीं है, मगर फिर भी कोई चाहे तो ये भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वालिटी लीडर। मतलब लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला, दे गिव प्रायोरिटी अटेंशन टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर एंड देयर नीड्स। जो इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं हमारे, उनके लिए वो प्रायोरिटी देते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, दूसरा, एम्पावर रेदर देन कंट्रोल सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स मतलब साथ में काम करने वाले, उससे नीचे के लोग, उनको वो एम्पावर करता है, प्रोत्साहित करता है, बजाय उन पर कंट्रोल करने के लिए। उन्हें सीधे ऑर्डर देने की बजाय कि तुम्हें ये करना ही करना है, उन्हें समझाता है कि तुम ये करोगे तो उससे कंपनी को क्या फ़ायदे होंगे, हमें क्या फ़ायदे होंगे। इस तरह से वो मोटिवेट करता है। एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ की बात चल रही है। तीसरा, दे एम्फेसाइज इम्प्रूवमेंट रेदर देन मेंटेनेंस। मतलब वो इम्प्रूवमेंट को तवज्जो देता है, ना कि मेंटेनेंस को। ठीक है, और दे एम्फेसाइज प्रिवेंशन को, मतलब किसी भी तरह से किसी भी काम के लिए वो प्रिवेंट करके रखता ही रखता है, तो वो प्रिवेंशन पे भी जोर देता है। नंबर 5, दे एम्फेसाइज कोलैबोरेशन रेदर देन कंपटीशन। वो नहीं चाहता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कंपटीशन बने, वो चाहता है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ कोलैबोरेट करें। ठीक है, इसी के लिए एम्फेसाइज मतलब जोर देता है। छठा, दे ट्रेन द एंड कोच रेदर देन डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। वो मतलब हर काम में उसके काम मतलब कमी निकाल लें या फिर उसे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए वो करने नहीं जाता। वो उसे सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे ये काम किया जाए अच्छे से अच्छे तरीके से। ठीक है, वो ट्रेन और कोच करता है, डायरेक्ट और सुपरवाइज करने की कोशिश कम से कम करता है। दे लर्न फ्रॉम प्रॉब्लम, समस्याओं से सीखता है वो। दे कॉन्टिन्यूसली ट्राई टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशंस को वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। दे कॉन्टिन्यूसली डिमॉन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू क्वालिटी, मतलब वो अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता है किसकी प्रति, हमेशा क्वालिटी के प्रति, मतलब क्वालिटी मेंटेन करके रखने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, 10th हो गया, दे चूज सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी नॉट प्राइस। पैसे से नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। वो हमेशा ही क्वालिटी चूज करता है एक अच्छा लीडर।
11th, दे स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम टू सपोर्ट द क्वालिटी एफर्ट, और जो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो जो एफर्ट्स किए जाएंगे वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में। धन्यवाद हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए।